देखिए, वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा से पास हो गया है। 12 घंटे से ज्यादा समय तक चली मैराथन चर्चा के बाद लोकसभा ने वक्फ संशोधन बिल 2025 पारित कर दिया है। स्पीकर ओम बिरला ने चर्चा पूरी होने के बाद वोटिंग करवाई। इस विधेयक के पक्ष में 288 और विपक्ष में 232 वोट पड़े। रात 2 बजे तक वक्फ संशोधन बिल लोकसभा से पास हो गया। बीजेपी के सहयोगी दल जेडीयू और टीडीपी ने बिल का समर्थन किया। इससे पहले सदन में गौरव गोगोई, ओवैसी समेत कई सदस्यों की ओर से लाए गए संशोधन खारिज हो गए। बिल पर चर्चा के दौरान जहां सत्ता पक्ष के सांसदों ने बिल का समर्थन किया, तो विपक्षी सांसदों ने इस पर कड़ा विरोध जताया। इस दौरान कई मौकों पर हंगामा भी देखने को मिला। एआईएमआईएम सांसद ओवैसी ने अपनी बात रखने के बाद वक्फ बिल को फाड़ दिया, जिस पर सत्ता पक्ष की ओर से सवाल उठाए गए। बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने इसे असंवैधानिक करार दिया। देर रात 2 बजे तक ये वोटिंग चली और आज बता दें कि राज्यसभा में यह जो विधेयक है वो पेश किया जाएगा। तो माना यह जा रहा है कि आज राज्यसभा से भी ये बिल पास हो जाएगा, लेकिन लोकसभा की अगर बात करें तो कार्यवाही संसद की काफी घंटों तक चलती रही। 12 घंटे का करीब वक्त, जिसके बिल में पक्ष में 288 वोट और विरोध में 232 वोट पड़े। हालांकि विपक्ष के भी तेवर काफी तल्ख दिखाई दिए। वैसे ने इस बिल को फाड़ दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने भी कई बड़ी बातें इस दौरान कही और कहा कि लालू प्रसाद की जो इच्छा थी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी की है। और देखिए, बोर्ड की आमदनी की अगर बात करें तो साल 2019 में 150.6 करोड़, साल 2020 में 150.4 करोड़ की आमदनी बोर्ड की हुई थी। तो देखिए, इसी को लेकर के अब कहीं ना कहीं सख्त जो कानून है वो लाया गया। साल 2021 102.6 करोड़ बिल जो है वो पेश किया गया, पास हो गया। साल 2022 में 35 करोड़ बोर्ड की आमदनी हुई। तो ये वक्फ बोर्ड की साल दर साल जो आमदनी हुई है वो हम बता रहे हैं। साल 2023 में 15 करोड़ की आमदनी इस बोर्ड ने की। साल 2024 में यह आंकड़ा जो है वो 1.3 करोड़ का हो जाता है। तो देखिए, साल दर साल इस आमदनी में कैसे बढ़ोतरी होती है। तो भारत में वक्फ की कुल संपत्ति 8 लाख एकड़ से ज्यादा है। दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी वक्फ संपत्ति है। तो आप समझ सकते हैं कि ये तथ्य जो है वो वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए हैं। भारत में वक्फ बोर्ड के पास रेलवे से ज्यादा जमीन है। भारत में 32 से ज्यादा वक्फ बोर्ड हैं, यानी कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग ये वक्फ बोर्ड बनाए गए हैं। भारत में वक्फ की शुरुआत मुगल काल से ये मानी जाती है। तो देखिए, कब्रिस्तान की अगर बात करें तो 1,50,569 कब्रिस्तान वक्फ के कब्जे में। कृषि की अगर बात करें तो 1,40,803 ये अचल संपत्तियां जो इस वक्फ बोर्ड के नाम है। मस्जिद 1,19,280 है। आज राज्यसभा में पेश होगा वक्फ बिल। इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। वक्फ बिल पर 8 घंटे तक चर्चा होगी। तो आज वक्फ बिल को राज्यसभा में पेश किया जाएगा। सुधांशु त्रिवेदी ब्रजलाल चर्चा में बोलेंगे। और आपको बता दें कि कल लोकसभा में पेश किया गया था, आज राज्यसभा में वक्फ बिल को पेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं। वक्फ बिल पर 8 घंटे तक चर्चा होगी और सुधांशु त्रिवेदी ब्रजलाल चर्चा में बोलेंगे। बड़ी खबर आपको वक्फ बिल से जुड़ी हुई बता रहे हैं। कल लोकसभा में इस बिल को पास कर लिया गया और अब आज राज्यसभा में इस बिल पर चर्चा होनी है। वक्फ संशोधन बिल पर सियासत भी अब जारी है। विपक्ष इस बिल का विरोध कर रहा है तो एनडीए इसे मुसलमानों के हक में बता रही है। मुस्लिम समाज के भलाई के लिए कानून है। हाँ, जो मुत्तवली हैं, जिन्होंने वक्फ की जमीनें कैप्चर करके रखी हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत की बात है। वरना यह इतना अच्छा कानून है। पहले तो एक अफवाह उड़ाई जाती है जो कि मस्जिदें ले ली जाएंगी, ये कर लिया जाएगा, जबकि इस कानून में साफ लिखा हुआ है कि यह कानून भविष्य के लिए, यह पुराने के लिए नहीं है। पुराने जो भी चीजें हैं वह रहेंगी, लेकिन भविष्य में यह नहीं चलेगा। अब कोई खड़ा हो जाता है, कहता है कि पार्लियामेंट वक्फ की जमीन है, कभी कोई कहता है राष्ट्रपति भवन है, जहां पे चंद्रशेखर आजाद शहीद हुए थे, अल्फ्रेड पार्क को कोई कह देता है वक्फ की जमीन है, कभी सूरत नगर निगम वक्फ की जमीन हो जाती है। तो ये केवल कह देने से जो जमीन की परंपरा थी यह खत्म हो जाएगी। देखिए, पिछले 70 सालों से जिस एक कानून को बनाकर पूरी तरह से धर्म के आधार पर सरकार की संपत्ति को अर्जित करना,
आम गरीब आदमी का संपत्ति को अर्जित करना, और इस प्रकार का जो खेल चल रहा था उस पर अब पूर्ण विराम लगा। मैं तो ये मानता हूं कि इस बिल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय गृह मंत्री जी ने देश में लोकतंत्र स्थापित करने का एक रास्ता और दिया। को असीमित पावर दे दिया गया, और इतना पावर वक्फ बोर्ड को है कि अगर इस गेस्ट हाउस के सामने 4 दिन नमाज पढ़ेगा तो बोलेगा ये भी जमीन वक्फ बोर्ड का है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि वक्फ बोर्ड का जिस समय से गठन हुआ था उस समय उसके पास 30,000 एकड़ जमीन था, और आज के डेट में 9 लाख एकड़ जमीन है वक्फ बोर्ड के पास। तो इतने जमीन हड़पने का संस्था है, इसका सिर्फ और सिर्फ काम है कि जमीन को हड़पना, जमीन अतिक्रमण करना। वक्फ अमेंडमेंट बिल सदन में पेश हुआ है और इंशाअल्लाह आज बिल जो है सदन के अंदर पास होगा। एनडीए के सभी घटक दल के नेता का शुक्रगुजार है मुस्लिम समाज, गरीब मुस्लिम, पसमानदा मुस्लिम, कि उन्होंने इस वक्फ अमेंडमेंट बिल का साथ दिया। इस बिल के पास होने के बाद सीधे इसका फायदा गरीब मुसलमान, जरूरतमंद मुसलमानों तक पहुंचेगा। एनडीए गठबंधन के द्वारा जो बिल लाया गया है ये सिर्फ एक धर्म के लोगों को नीचे दिखाने के लिए लाया गया है। जो वक्फ बोर्ड है ये हम इसका विरोध करते हैं। हमारी पार्टी का फैसला से 1 महीना पहले हुआ है कि लोकसभा में जो सरकार के द्वारा बिल पेश होगा उसकी हमारी पार्टी हम विरोध करते हैं और मुस्लिम संगठन के पक्ष में है। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद का एक 2010 का वीडियो शेयर किया है, जिसमें लालू प्रसाद संसद के अंदर वक्फ को लेकर कड़ा कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। लालू प्रसाद का वीडियो की गूंज सियासी गलियारे से लेकर संसद के अंदर तक सुनाई दी। कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। राजनीति में नेताओं का स्टैंड और बयान बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन डिजिटल युग में आपका कौन सा बयान कब जिन्न की तरह सवाल बनकर खड़ा हो जाए कोई नहीं जानता। अब देखिए ना, वक्फ पर पूरे देश का सियासी पारा हाई है। सड़क से संसद तक बस एक ही चर्चा है, वक्फ वक्फ और वक्फ। आरजेडी नेता खुलकर वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहे हैं। या गैर उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। इसी बीच संसद में दिया गया लालू प्रसाद का भाषण। 7 मई 2010 का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसमें वे कड़े कानून की मांग कर रहे हैं। आप भी जरा सुनिए। देखिए, कानून बनाना चाहिए बहुत कड़ा। सारी जमीनें हड़प ली गई है, चाहे सरकारी हो या गैर उसमें जो काम करने वाले लोग हैं सब बेच दिया है। प्राइम लैंड, ऐसा नहीं है कि कोई खेती वाली जमीन है। पटना के डाक बंगला पर जितनी प्रॉपर्टी थी ये सब पर अपार्टमेंट बन गया, सब लोगों ने लूट लाट लिया है। आगे से खैर अब तो लाइए इसको पास हम लोग कर देते हैं संशोधन आपका, लेकिन आगे से कड़ाई के साथ जो भी बल्लिया बना रहे हैं। लालू प्रसाद का ये बयान वायरल होते ही सम्राट चौधरी और मांझी ने एक्स पर पोस्ट कर चुटकी ली, तो दूसरी ओर इस बयान की गूंज वक्फ संशोधन बिल पर हो रही चर्चा के दौरान संसद में भी सुनाई दी। रविशंकर प्रसाद और ललन सिंह ने लालू प्रसाद के इस पुराने बयान का जिक्र कर विपक्ष पर निशाना साधा। आज उनका भी वायरल हो रहा है। इसी लोकसभा में उनका दिया हुआ भाषण वायरल हो रहा है, जिन्होंने कहा है कि पूरे डाक बंगला चौक को पटना के वक्फ वालों ने कब्जा करके रख लिया है। सख्त कानून बनना चाहिए और उन लोगों को विदा करना चाहिए। तो यही तो आपका है। और उन्होंने कहा था कि पूरा लूट लिया है, पटना में भी लूट लिया है, एकदम वक्फ का कानून होना चाहिए। और सर वो नेता जो थे जो उन्होंने ये बात कही सर, वो हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे। तो मेरे पास उनका कोट है, अगर आप कहेंगे तो निकाल के पढ़ दूंगा। वहीं आरजेडी ने लालू प्रसाद के बयान को गलत तरीके से दिखाने का आरोप लगाया है। कड़े कानून की बात की है। उन्होंने स्पष्टता कहा है कि वक्फ की संपत्तियां जो डाक बंगला के इर्द गिर्द है, जो सिया वक्फ बोर्ड की जमीन है, उस पर दूसरे लोग कब्जा कर रहे हैं। उनसे बचाने के लिए कड़े कानून की आवश्यकता है। और उन्होंने वक्फ के अधिकार पे किसी तरह की कटौती की बात नहीं की थी। पूरा विपक्ष मुखर होकर वक्फ संशोधन बिल का विरोध कर रहा है। इसी दौरान वक्फ को लेकर लालू प्रसाद के 15 साल पुराने बयान ने
सत्ता पक्ष को बोलने का मौका दे दिया है। साथ में ये कहने का भी कि क्या लालू प्रसाद की मुराद मोदी पूरा कर रहे हैं। हम सब लालू प्रसाद की इच्छा इन्होंने तो पूरी नहीं की, नरेंद्र मोदी जी ने पूरी कर दी। ये लालू जी ने कहा था एक कड़ा कानून लाइए। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा में वक्फ बिल पर चर्चा के दौरान अखिलेश यादव ने बीजेपी के अध्यक्ष को लेकर के तंज कसा, जिस पर अमित शाह ने करारा जवाब दिया। लोकसभा में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश किया गया, उसके बाद उस पर चर्चा शुरू हो गई। पक्ष और विपक्ष की ओर से अपने अपने तर्क रखे गए। मौका समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आया तो अखिलेश यादव ने अपनी बात रखते समय बीजेपी पर तंज कसा। कहा, खुद को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहने वाले भाजपा अभी तक अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष तक नहीं चुन पाई है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूँ, ये जो बिल लाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी में एक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी क्या है? अखिलेश यादव के बयान पर गृह मंत्री अमित शाह सहित पूरा सदन हंस पड़ा। इसके बाद अमित शाह ने जो करारा जवाब दिया, उसने अखिलेश यादव की बोलती ही बंद कर दी। मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। ये सामने जितनी पार्टियां हैं, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों पर अक्सर परिवारवाद का आरोप लगता रहा है। अखिलेश यादव ने बीजेपी के अध्यक्ष चुनने में देरी पर तंज कसकर अमित शाह को बोलने का मौका दे दिया और उन्होंने ऐसा जवाब दिया कि सब सुनते ही रह गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि जब मैं उत्तर प्रदेश में मंत्री था तब वक्फ विभाग मेरे पास था, वहां 90% मुकदमे के सिवाय कुछ नहीं है। मैं अभी तो किसी को नहीं पता कि उसके प्रोविजन क्या हैं, हम नहीं जानते, लेकिन मैं एक बात जानता हूँ, मैं उसके विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने उसका अध्ययन नहीं किया है। लेकिन चंद महीने में उत्तर प्रदेश में मैं जब सरकार में था तो मेरे पास वक्फ विभाग था। 90% सिवाय मुकदमेबाजियों के और कुछ भी नहीं। लालू प्रसाद इलाज के लिए दिल्ली एम्स में एडमिट हो चुके हैं। आपको बता दें कि लालू के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी पहुंची है और एम्स जाते हुए लालू प्रसाद की तस्वीर भी अब सामने आई है। आपको बता दें कि बुधवार को लालू प्रसाद की तबीयत अचानक से खराब हो गई, जिसके बाद पटना के पारस अस्पताल में उनका चेकअप हुआ और उन्हें पीठ पर घाव और ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से परेशानी हो रही थी। हालांकि डॉक्टरों ने चेकअप कर उन्हें दवाइयां दी है और इसके बाद शाम के 7 बजे विमान से वो दिल्ली आए। दिल्ली के एम्स में लालू प्रसाद का इलाज होगा। हम आपको 2 तस्वीरें भी इस वक्त दिखाएंगे और आपको बता दें कि कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में लालू प्रसाद का इलाज चलेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां अब लालू प्रसाद की तबीयत अचानक से खराब हो गई और तबीयत खराब होने की वजह से उनका ब्लड प्रेशर लो हो गया, जिसकी वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली एम्स में लालू प्रसाद को एडमिट किया गया। लालू प्रसाद के साथ उनकी पत्नी राबड़ी देवी भी मौजूद हैं और बताया जा रहा है कि उनका ब्लड प्रेशर लो हुआ है और पीठ पर घाव है, जिस वजह से उन्हें ज्यादा परेशानी हो रही है। उनको एडमिट किया गया है और आगे का चेकअप अब डॉक्टरों की तरफ से किया जाएगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लालू प्रसाद का ब्लड प्रेशर लो हुआ था और एम्स में लालू प्रसाद यादव को अब भर्ती कराया गया है। उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई, जिसकी वजह से उन्हें एम्स में
आनन फानन में भर्ती कराया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लालू प्रसाद यादव को लेकर के, जहां आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को एम्स में भर्ती कराया गया। ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता फराह खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। फराह, फिलहाल लालू प्रसाद यादव की क्या स्थिति है? देखिए, अभी उनकी तबीयत जो है वो पहले से ठीक है, लेकिन उनको कार्डियोलॉजी और न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में एडमिट किया गया है और उनको लाल बिल्डिंग के 3री मंजिल में एडमिट किया गया है। और अभी के लिए बताया जा रहा है कि जैसे उनकी तबीयत जब भी खराब होती है तो उसके बाद उनके नॉर्मल चेकअप होते हैं, तो ये एक नॉर्मल रूटीन चेकअप भी हो सकता है, लेकिन उनको कुछ समस्या हो रही थी जिसके बाद उन्हें एम्स लाया गया है। और एम्स की तरफ से जो ऑफिशियल अपडेट है या हेल्थ बुलेटिन आप कह सकते हैं, वो दोपहर तक जारी होगा। डॉक्टर राकेश है जिनके जो पूरा देखेंगे, देख रेख वही करेंगे, लेकिन अभी के लिए उनकी हालत ठीक है। कल उन्हें पटना से रात में दिल्ली लाया गया और देर रात उनको एडमिट किया गया है, क्योंकि कुछ दिनों से उनकी जो तबीयत थी वो ठीक नहीं चल रही थी, लेकिन अभी के लिए उनकी जो स्थिति है वो स्थिर बताई जा रही है। ठीक है फराह, आप नजर बना के रखिए, तमाम अपडेट लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो लालू प्रसाद की तबीयत अचानक बिगड़ गई। डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली जाने की सलाह दी, लेकिन दिल्ली जाने से पहले लालू प्रसाद को पारस हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। डॉक्टरों की निगरानी में उनका चेकअप हुआ। लालू प्रसाद फिलहाल ठीक हैं, अब उनका इलाज दिल्ली के एम्स में चल रहा है। लालू प्रसाद की तबीयत अचानक फिर बिगड़ गई है। डॉक्टरों ने उन्हें दिल्ली जाने की सलाह दी, लेकिन दिल्ली जाने से पहले ही लालू प्रसाद को पारस अस्पताल ले जाना पड़ा। लालू प्रसाद को एयर इंडिया की विमान से दिल्ली जाना था। राबड़ी देवी एयरपोर्ट पहुंच चुकी थी, लेकिन लालू प्रसाद एयरपोर्ट पहुंचे उससे पहले उन्हें पारस अस्पताल में एडमिट कराया गया। डॉक्टरों की निगरानी में उनका चेकअप किया गया। राबड़ी देवी भी एयरपोर्ट से वापस हुई। इस बीच में चूंकि ये थोड़ा ब्लड प्रेशर नीचे आके चल गया है, अभी साथ में निकल जाएगा। ब्लड प्रेशर ज्यादा ड्रॉप किया था? हमने नहीं देखा, जो उन लोगों ने घर पे देखा था उन्होंने कहा बीपी कुछ ड्रॉप किया। क्या स्थिति है? अभी स्टेबल है। लालू प्रसाद के पीठ के पीछे घाव है। लालू प्रसाद के कलाई में भी जख्म है। ब्लड प्रेशर भी काफी गिरा हुआ था। लालू प्रसाद सुस्त महसूस कर रहे थे। लालू प्रसाद के किडनी में भी इन्फेक्शन है। ऐसे में डॉक्टरों की टीम ने दवा देकर ब्लड प्रेशर नॉर्मल किया। कई दिनों से उनके कंधे पर जो है जख्म था और एक हाथ में जख्म था, उसकी वजह से उनका फीवर भी काफी ज्यादा था और लगातार हम लोग मॉनिटर भी कर रहे थे, डॉक्टर वगैरह, और पता चला कि बीपी जो है बहुत लो रह रहा है। और जब आज दिल्ली उनको एम्स में ले जाना था तो पता चला, बीपी चेक हुआ तो अचानक से जो है बीपी जो है 88 और 44 हो गया था, काफ़ी लो हो गया था। फिर डॉक्टरों से राय लेने के बाद हुआ कि उनको फ्लाइट से अभी भेजना, जब तक स्टेबल नहीं होती बीपी तब तक जो है भेजना नहीं चाहिए। इस वजह से उनको जो है पहले अस्पताल में ले जाकर के चेकअप, थोड़ी स्टेबिलिटी आई है। चेकअप के बाद लालू प्रसाद को अस्पताल से आवास ले जाया गया। अब लालू प्रसाद का इलाज दिल्ली एम्स में होगा। पारस हॉस्पिटल में दवा देने के बाद उनके ब्लड प्रेशर में सुधार हुआ है। लालू प्रसाद फिलहाल ठीक हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। और बिहार के सियासी गलियारे से आपको इसी बीच बड़ी खबर बताएं। आज बिहार दौरे पर आएंगे कृष्णा अल्लावरू। कांग्रेस बिहार प्रभारी आज पहुंचेंगे पटना। आपको बता दें कि सुबह 9:45 पर वो पटना पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे सदाकत आश्रम जाएंगे। शाम में प्रदेश मीडिया प्रवक्ताओं के साथ बैठक करेंगे और जिला अध्यक्षों के साथ भी अल्लावरू मुलाकात करेंगे। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं सियासी गलियारे से। इसी साल बिहार में विधानसभा चुनाव और इस बार कांग्रेस एक्शन में नजर आ रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल ने किशनगंज से कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद के आरोप को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि एनडीए सरकार किसी की आवाज नहीं दबा रही है। साथ ही कन्हैया कुमार के बहाने दिलीप जायसवाल ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। बता दें कि डॉक्टर जावेद ने आरोप लगाया था कि संसद में राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जा रहा है।
इस देश का नमक खाने वाला, इसी देश के टुकड़े होने वालों के साथ मिलकर राजनीति करता था। अब तो कश्मीर में पत्थरबाज भाग गया, अब वो युवा जो है रोजगार खोजने लगे। तो ये सब जो है अल्लाह और भगवान जब तक पृथ्वी पर बच रहा है, जिस दिन उनका प्रकोप होगा तो इन लोगों का विचारधारा बदलेगा। खबर अब भागलपुर से है। भागलपुर के सबौर में ममलखा +2 स्कूल की दीवार को प्रशासन की आदेश पर जेसीबी से तोड़ दिया गया है और यहां पशु चिकित्सा अस्पताल बनाने के लिए घेराबंदी भी की जानी थी। जिला प्रशासन के आदेश पर सीओ ने स्कूल की दीवार को तुड़वा कर दिया और इसके बाद जेडीयू विधायक गोपाल मंडल मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत की और सीओ को काम रोकने का आदेश दिया। आपको बता दें कि गोपाल मंडल ने यह कहा कि अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, कार्रवाई से पहले जनता से बात करनी चाहिए थी। विधायक का यह भी कहना है कि इसको लेकर वो मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री से शिकायत करेंगे और बात नहीं बनी तो वो खुद ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ जाएंगे। आपको बता दें कि गोपाल मंडल ने सांसद अजय मंडल पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि सब काम सांसद ही करवा रहे हैं। तो ये है, इसके लिए हम आवेदन बना के पब्लिक पिटीशन आ रहा है, मुख्यमंत्री को देंगे, शिक्षा मंत्री को देंगे। ये एक कहानी है और हमारे सरकार में रह के अफसर में लगाम तो नहीं है, ये बात से बेलगाम। अब मनमानी की तरफ 12 बजे दिन में जाके तोड़ा, उनको चाहिए था गांव समाज को बुला के देखिए भाई ऐसे बात है, हमको वेटनरी अस्पताल खोलना है इसलिए दीवार तोड़ेंगे।